गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर में आगे का जो सिंथेटिक डाइज़ हम पढ़ रहे थे उसी के आगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उसमें डिस्पर्स डाइज़ और सल्फर डाइज़ उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्स डाइज़, दिस टाइप ऑफ डाइज़ आर यूज्ड टू डाई fibers like nylon, polyester, etc. Small particles of dye disperse on fibers and expand. Anthraquinone derivative is an important example of this dye. जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है डिस्पर्स डाइज, इसका मतलब ये है कि जो डाई है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फाइबर पर आ जाता है और फिर वो एक्सपैंड करता है। तो दिस टाइप ऑफ डाई जनरली ये कैसे फाइबर्स को डाई करने के लिए काम में लाया जाता है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर्स हैं, इस तरह के जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उनको डाई करने के लिए हम डिस्पर्स डाइज का प्रयोग करते हैं। एंथ्रोक्विनोन के डेरिवेटिव्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सल्फर डाइज। सल्फर डाइज में मैकेनिज्म ऑफ सल्फर डाई इज़ सिमिलर टू वैट डाई। जो वैट डाइज का मैकेनिज्म है उसी तरह से सल्फर डाई का भी मैकेनिज्म है। दिस डाई इज़ यूज्ड इन रिड्यूस्ड स्टेट ऑन द फाइबर्स। मतलब ये जो डाई है, सल्फर डाइज जो हैं, इस डाई का प्रयोग कैसे किया जाता है, रिड्यूस्ड स्टेट में प्रयोग में लिया जाता है और फिर उसको एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। तो दिस डाई इज़ यूज्ड इन द रिड्यूस्ड स्टेट ऑन फाइबर्स। जब वो फाइबर्स पे किया जाता है तो वो रिड्यूस्ड स्टेट में होता है, लेकिन फिर ऑक्सीजन यानी एयर की उपस्थिति में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सल्फर ब्लैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। सल्फर ब्लैक जो डाई है वो एक इम्पॉर्टेंट डाई है सल्फर डाइज के क्लास में। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल विद सल्फर एंड सोडियम सल्फाइड। Some other examples are sulfur blue, sulfur brown, phenol green, etc. तो बेसिकली यहाँ जो सल्फर डाइज हैं वो रिड्यूस्ड स्टेट पर फाइबर में जाते हैं और फिर उसका ऑक्सीडेशन एयर की उपस्थिति में हो जाता है। तो ये सल्फर ब्लैक, सल्फर ब्राउन, थीनॉल ग्रीन, सल्फर ब्लू, ये जो हैं सल्फर डाइज की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो डाइज हमने पढ़े हैं ये यूटिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। तो यूटिलिटी मीन्स हमने किस तरह के डाइज को किन टाइप के फाइबर्स में यूज़ करना है, उस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। क्योंकि बहुत सारे डाइज ऐसे हैं जो यदि सिंथेटिक मटेरियल पे कलरिंग कर सकते हैं या डाइंग कर सकते हैं, वो कॉटन के फाइबर पे नहीं कर सकते। तो कैटेगरी वाइज कॉटन के, सिंथेटिक या मिक्स्ड पॉलिएस्टर्स, इस तरह की डाइज जो हैं वो यूटिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दी जाती हैं। इसमें नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने यूटिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया है उसी तरह से हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे। इन दिस डाइज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डाइज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब जो उसका बेसिकली स्ट्रक्चरल यूनिट है मॉलिक्यूल का, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे इसमें पहला एग्जांपल आता है नाइट्रो डाइज का। दे आर पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स। कैसे हैं वो? पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं। और जो नाइट्रो ग्रुप है वो वर्क करता है क्रोमोफोर के रूप में। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी डाई क्यों डाई के रूप में बिहेव करता है, क्योंकि वो क्रोमोफोर है, क्योंकि वो उस वेवलेंथ रीजन में कलर इम्पार्ट करता है जिसमें कि हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अलग अलग वेवलेंथ्स पर दिखाई देते हैं, इसीलिए हम उनको क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो नाइट्रोडाइज जो हैं दे आर एक्चुअली पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स एंड इन दिस द नाइट्रो ग्रुप, जो बेसिकली जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्रोमोफोर के रूप में काम करता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन सिंथेटिक डाई। नाइट्रो डाइज जो हैं वो सबसे पुराने सिंथेटिक डाइज हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे पहला पिक्रिक एसिड। दिस इज़ यूज्ड टू डाई वूल एंड सिल्क फाइबर्स इन येलो कलर। इट्स कलर इज़ फ्यूगिटिव। यानी पिक्रिक एसिड जो है, जो कि
2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पिक्रिक एसिड को। हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल वर्क्स हैं उसमें हम पिक्रिक एसिड का प्रेपरेशन भी करते हैं और हम देखते हैं कि कितना ब्राइट येलो कलर पिक्रिक एसिड इम्पार्ट करता है। तो वूल है, सिल्क फाइबर्स है, उनमें येलो कलर को इम्पार्ट करने के लिए पिक्रिक एसिड जो है वो काम में लाया जाता है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है, वैसे भी सिंपल अगर हम स्टडी करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो येलो कलर इम्पार्ट करता है। और इस पर्टिकुलर पिक्रिक एसिड में हम देखते हैं 3 नाइट्रो ग्रुप्स की उपस्थिति है। तो जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कलर जो है और भी ब्राइट होता जाता है। नाउ जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज मैनचेस्टर येलो और मॉरिशियस येलो। इट इज़ 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल। यहाँ पर जो मैनचेस्टर येलो है या मॉरिशियस येलो है, यहाँ भी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें दिस इज़ एक्चुअली 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल। ये भी वूल और सिल्क को येलो कलर इम्पार्ट करने में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेफ्थॉल येलो एस। दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल 7 सल्फोनिक एसिड। ये वूल सिल्क को येलो कलर देने के काम आता है तथा ये एडिबल कलर भी है। इट इज़ एन एसिडिक डाई। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर का है। और ख़ासियत ये है कि ये कलर इम्पार्ट करने के साथ साथ एडिबल यानी खाने के काम में भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जो कि खाने में भी काम में लाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की जो डिशेज़ हैं, डिफरेंट टाइप की जो मिठाइयाँ हैं, उनमें हम एडिबल कलर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेफ्थॉल येलो एस जो है वो एक एडिबल कलर भी है, साथ साथ वो वूल और सिल्क जैसे मटेरियल्स को भी कलर करने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है लिथॉल फास्ट येलो GG। इट इज़ अ येलो डाई। अगेन लिथॉल फास्ट येलो GG जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, उसमें भी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप्स हैं, क्लोरो ग्रुप्स हैं, और नाइट्रो और क्लोरो ग्रुप्स जो हैं दे आर मेटा टू ईच अदर। और जो दोनों यूनिट्स हैं वो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन की जो दोनों यूनिट्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? NH-CH2NH बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डाइज, ये नाइट्रो डाइज का एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड टाइप ऑफ डाइज आते हैं हमारी नाइट्रोसो डाइज। नाइट्रोसो डाइज, इन दिस डाई नाइट्रोसो ग्रुप इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोफोर। जैसे यहाँ नाइट्रो ग्रुप जो है क्रोमोफोर के रूप में था, अब यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर के रूप में है। एंड एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है वो तो नाइट्रोसो ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करता है। कलर ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइज आर ग्रीन। ये जो डाइज हैं ये किस तरह के कलर इम्पार्ट करती हैं? ग्रीन कलर इम्पार्ट करती हैं, क्योंकि जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो किस वेवलेंथ रीजन में हमें कलर शो करेगा? उसका कलर नाइट्रो ग्रुप से या डिफरेंट रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा नाइट्रो ग्रुप, और डिफरेंट रीजन में नाइट्रोसो ग्रुप कर रहा है, इसीलिए वो येलो कलर इम्पार्ट करता है और ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। इसमें पहला एग्जाम्पल जो आता है फास्ट ग्रीन ओ। इट इज़ अ नाइट्रोसो डेरिवेटिव ऑफ रिसोर्सिनॉल। ये जो है रिसोर्सिनॉल का नाइट्रोसो डेरिवेटिव है। तो जो डाईऑक्साइम मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ ग्रीन लेक with ferric ions in it which is stable towards light and washing. फास्ट ग्रीन ओ जो है वो एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है? डाई नाइट्रोसो डेरिवेटिव है रिसोर्सिनॉल का। अब रिसोर्सिनॉल में हम देख रहे हैं कि 2 नाइट्रोसो ग्रुप आ गए हैं। अब इसमें अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? बिकॉज नाइट्रोसो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पास है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो डाईऑक्साइम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ग्रीन लेक फेरिक आयन के साथ बना लेते हैं, यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं फेरिक आयन के साथ मिलकर एक जो है एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जो आयरन लेक फास्ट ग्रीन स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो कलर है ये स्टेबल किसके अगेंस्ट है? लाइट के अगेंस्ट भी है और वॉशिंग के। यानी अगर इसको हम सनलाइट में रखते हैं तो भी ये कलर डीकलराइज नहीं होता, अगर हम वॉशिंग करते हैं तो भी ये डीकलराइज नहीं होता। इसीलिए दिस कलर इज कॉल्ड एज
आयरन लेक फास्ट ग्रीन कलर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें गैम्बीन आर एंड गैम्बीन वाई। इट इज़ अ नाइट्रोसो डेरिवेटिव ऑफ अल्फा नेफ्थॉल एंड बीटा नेफ्थॉल। तो गैम्बीन आर एंड गैम्बीन वाई जो है अल्फा और बीटा नेफ्थॉल के डेरिवेटिव्स हैं, जो कि नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स हैं। ये जो हैं एडहेसिव डाइज हैं। इट गिव्स ग्रीन कलर विथ फेरिक आयंस एंड इज़ यूज्ड फॉर डाइंग वूल्स। फिर आते हैं इसमें जो थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वो हैं डाइफिनाइल मीथेन डाइज। In this diphenyl methane is the main structure. Following are the examples. Auramine O. It is a shining yellow colored basic dye. ये जो नेचर है इसका कैसा है? बेसिक नेचर का डाई है और ये कैसा कलर इम्पार्ट करता है? शाइनिंग येलो कलर इम्पार्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन, पेपर, लेदर, वूल, जूट एक्सेट्रा। चीप है और इसका कलर जो है वो डल कलर आता है। खुद ये शाइनिंग कलर का है, येलो कलर का, और बेसिक नेचर का डाई है। पर ये जब डाई करता है कॉटन को, पेपर को, लेदर को, वूल को, जूट या ऐसी चीज़ों को, तो ये कैसा है? डल कलर जो है, डल कलर उत्पन्न करता है, येलो कलर, और ये काफ़ी सस्ता भी है। फिर आता है ऑरामीन जी। ये ग्रीन येलो डाई है। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीनिश येलो होते हैं या येलोइश ग्रीन होते हैं और ये बेसिक नेचर का है और इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो डाइज हैं वो आते हैं हमारे ट्राइफेनाइल मीथेन डाइज। इन दिस टाइप ऑफ डाई क्विनोइड ग्रुप इज़ ए क्रोमोफोर। जो क्विनोइड ग्रुप है वो क्रोमोफोर के रूप में कार्य करता है ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज में। ऑन द पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन अमीनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। दीज डाइज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज हैं उसमें क्विनोइड ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर के रूप में कार्य करता है। पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग पर ट्राइफिनाइल मीथेन अमीनो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड रहता है। तो इसमें अमीनो ट्राइफिनाइल मीथेन डाई जो है, दिस टाइप ऑफ डाई is obtained by the reaction of di or triamino substituted triphenyl methane dyes with mineral acids। इनके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैलाकाइट ग्रीन। ये जब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी मैलाकाइट ग्रीन जो है वो काम में लाया जाता है। इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। इट डाइज सिल्क एंड वूल डायरेक्टली whereas कॉटन आफ्टर मॉर्डेंट विद टैनिन और डीप ग्रीन। यानी सिल्क और वूल को यदि हमें डाई करना है तो डायरेक्टली मैलाकाइट ग्रीन जो है वो डाई कर देगा, लेकिन कॉटन को यदि हमें करना है तो उसके लिए हमें उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा टैनिन या डीप ग्रीन के साथ। इन एडिशन टू इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड बिकॉज इट डाइज द टिश्यू ऑफ प्लांट्स विच आर अफेक्टेड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। इट्स कलर इज वेरी शाइनिंग। तो मैलाकाइट ग्रीन जो है डाइंग के रूप में तो कार्य में लाया ही जाता है, इसके साथ साथ वो एक इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि वो प्लांट के टिश्यूज़ को डाई कर देता है जो किससे अफेक्टेड होते हैं? फंजाई से और बैक्टीरिया से, जो कि जिनको कि जनरली क्या नहीं चाहिए होता है? किसी भी तरह का कलरिंग जो सब्सटेंस है उस पर इनकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो कलर इम्पार्ट करता है वो एक शाइनिंग कलर इम्पार्ट करता है। मैलाकाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैलाकाइट ग्रीन का जो स्ट्रक्चर है हमें दिखाई दे रहा है कि पैरा पोजीशंस पर जो है ग्रुप की उपस्थिति है, जो एडिशनल ग्रुप है। फिर आता है रोजेनिल और मजेंटा और फ्यूशाइन। इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। इट इज़ अ ग्रीन कलर। कैसे कलर का? इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर बट इट इम्पार्ट्स पर्पल रेड कलर टू सिल्क एंड वूल फाइबर्स मॉर्डेंटेड विद टैनिन। यानी टैनिन के साथ प्रयोग करने पर खुद ग्रीन कलर का होते हुए भी क्या देगा? पर्पल रेड कलर का कलर इम्पार्ट करेगा सिल्क और वूल को, और पानी के साथ जो है वो डार्क कलर देता है, रोजेलिन जो है।
जिसको रोजेलिन या फिर मैजेंटा और फ्यूशाइन भी कहते हैं। ऐसे ही फिर आता है पैरा रोजेलिन और पैरा फ्यूशाइन। इसका स्ट्रक्चर जो है वो लगभग रोजेलिन के सिमिलर ही है। इसमें नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स, एनिलीन ब्लू, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग्स हैं उसके साथ कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिससे कि एनिलीन ब्लू की प्राप्ति होती है। ऐसे ही क्रिस्टल वॉयलेट, इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव डार्क वॉयलेट कलर सोल्यूशन, और स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है। इट गिव्स पर्पल ब्लू कलर टू वूल एंड सिल्क एंड कॉटन मॉर्डेंट with tannin. This dye is also used in the ink of stamp pad or indelible ink. यानी जो इंक जल्दी से नहीं निकलती है या स्टैम्प पैड्स में जो है ये वाला जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है या डाई जो है वो काम में लाया जाता है। तो ब्लू पर्पल कलर देता है किसको, वूल को देता है, सिल्क को देता है, और कॉटन को कब देता है, जब उसको हम टैनिन के साथ में प्रयोग करते हैं। स्टैम्प पैड्स पे भी यूज़ होता है या फिर ऐसी इंक्स में यूज़ होता है जो कि आसानी से निकलती नहीं है। नेक्स्ट टाइप में आता है हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, ऑरिन और रोजेलिक एसिड। इट इज़ अ येलो ब्राउन कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस विच गिव्स रेड कलर विथ बेसिस। खुद ऑरिन या रोजेलिक एसिड जो है वो येलो ब्राउन कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन कलर कैसा देगा, रेड कलर विथ बेसिस देता है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मार्कर पेंटिंग एंड डाइंग द पेपर। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिया गया है। तो ये किस काम में लिया जाता है, मार्कर पेन्स जो हैं, तो मार्कर पेन्स भी हमेशा क्या होता है, परमानेंट कलर इम्पार्ट करते हैं, और पेपर्स को भी डाई करने के काम में लाया जाता है। इस तरह से इसका कलर है रोजेलिक एसिड का। फिर आता है थैलीन डाइज। थैलीन डाइज में जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फिनोफ्थलीन, जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है जब हम एसिड बेसिस टाइट्रेशंस करते हैं। फिनोफ्थलीन इज़ टेकन एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाइज। रेड कलर बेसिस के साथ देता है, तो अगर बेसिक सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन डाला जाए तो वो क्या देता है, रेड कलर देता है, लेकिन जैसे ही अगर उसको हम एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो वापस अपना ये स्ट्रक्चर बदल कर डीकलराइज स्टेट में आ जाता है। ऐसे ही फिर आते हैं जैंथीन डाइज। इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। ये भी डाइज के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोरेसीन। अगेन अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रैक्टिकल्स जब हम करते हैं तो रिसोर्सिनॉल का, या हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो जो फ्लोरेसीन कलर आता है, फ्लोरेसेंट्स कलर आते हैं, वो इन्हीं की वजह से आता है कि एक फ्लोरेसेंस जो है फ्लोरेसीन बनने से आता है। इट इज़ अ orange colored solid substance. It is insoluble in water but gives red brown colored solution with bases which on dilution gives yellow green colored fluorescence. Its disodium salt is called as urinin. तो फ्लोरेसीन जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जबकि हम जनरली जो फिनॉल्स हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर फिनॉल्स का जब हम टेस्ट करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस हमको प्राप्त होता है वो इसी फ्लोरेसीन के कंपाउंड्स बनने की वजह से ही हमको फ्लोरेसेंस की प्राप्ति होती है, जो कि यदि डाइल्यूशन पर जब हम अगेंस्ट लाइट देखते हैं तो बहुत अच्छा येलो ग्रीन कलर्ड फ्लोरेसेंस जो है देते हैं। फिर लास्टली इसमें यहाँ पर आता है ईओसिन। इट इज़ अ टेट्राब्रोमोफ्लोरेसीन। इट इज़ रेड कलर्ड पाउडर which gives yellow green colored fluorescence in basic solution. It is used for dyeing silk, wool and paper etc. and also in the preparation of red colored ink. तो बेसिकली हमने यहाँ पर कई तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह के डाइज होते हैं, किस तरह के, चाहे वो यूटिलिटी के बेसिस पे है चाहे वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, हम डाइज को जो है क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और हमने इनिशियली पढ़ा था कि जितने भी डाइज हैं वो एक्चुअली क्रोमोफोरिक ग्रुप्स उनमें उपस्थित है। अपने आप में वो कलर नहीं इम्पार्ट कर सकते, लेकिन क्योंकि उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो कि हम ऑलरेडी क्रोमोफोरिक ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये वो ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द एनर्जी अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सनलाइट या फिर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या जो एनर्जी जो ये छोड़ते हैं बाहर, वो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन में जो कि
किस रीजन में हो, विजिबल रीजन में यदि वो अब्जॉर्प्शन या क्या करता है, शो करता है, जिसकी वजह से वो कलर इम्पोर्ट करता है। तो डाइज नेचुरल डाइज भी होते हैं और डाइज जो हैं सिंथेटिक डाइज भी होते हैं। तो नेचुरल डाइज के साथ साथ सिंथेटिक डाइज भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कुछ जो खाने वाले कलर्स होते हैं वो भी सिंथेटिक नेचर के होते हैं, जो कपड़ों को, पेपर्स को, लेदर्स एक्सेट्रा को डाइज करते हैं, उसमें भी हम कई प्रकार के डाइज का उपयोग लाते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।